नमस्कार, सिटी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। विधानसभा 2024 के चुनाव के आज से फॉर्म भरना शुरू हो गया, फॉर्म उठाना भी शुरू हो गया। कुछ लोगों ने फॉर्म भरा भी है, कई लोगों ने फॉर्म उठाया है। अब टिकट मिलने का जहाँ तक सवाल है, कई पार्टियों ने अभी तक अपनी अधिकृत रूप से घोषणा नहीं की। जहाँ तक कि कांग्रेस की कोई भी सीट अभी तक, जब तक हम यह तैयारी कर रहे हैं रिकॉर्डिंग की, जब तक कोई भी सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई थी। 99 सीट भाजपा की थी और 37 सीट राष्ट्रवादी की, कुछ वंचित की और मनसे की ऐसी सीटें डिक्लेयर हुई थी। लेकिन मुख्य रूप से महाविकास आघाड़ी और महाविकास आघाड़ी में फिर भी 99 महायुति में 99 सीटें बीजेपी की डिक्लेयर हो गई है, जिसमें कई जगह पेच भी फंसा हुआ है। कई जगह लोग यानी कार्यकर्ताओं द्वारा यह बताया जा रहा है कि टिकट वापस लेके दूसरों को दे, जो कि किसी भी हालत में संभव नहीं है। लेकिन असंभव भी राजनीति में कुछ नहीं है। हाल ही में अचलपुर का उदाहरण है कि पूरे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर एक साथ में बगावत कर दी कि टिकट बाहरी व्यक्ति को दी गई है और ना परत अचलपुर मतदार संघ में रहने वाले हैं और ना ही पुराने कार्यकर्ता मनसे से इंपोर्ट किए प्रवीण तायडे को टिकट दी, जिसके कारण वहाँ पर अभी थोड़ी सी घमासान मचा हुआ है। हालांकि बीजेपी के सिपा सालार वहाँ पे मनाने गए, उनको शायद हो सकता सॉल्यूशन निकल जाए। मेरे साथ में अभी संजय जी मापले और परिमल जी खाबिया, अमरावती की 8 विधानसभा की सीटें और महाविकास आघाड़ी और महायुति और ऐन चुनाव के वक्त सीटें डिक्लेयर करने में क्यों देरी होती है, दोनों हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले संजय जी के तरफ जाकर संजय जी पूछूंगा। संजय जी, क्या कारण है कि पार्टियां इतनी लेट टिकट डिक्लेयर करती है कि 20 दिन मात्र मिलते सारी चीज़ें करने के लिए? मी तर याला असर होण्याची खूप काही उशीर झाला नाही आहे. पण कसं आहे की आता निवडणुका डिक्लेअर होऊन जवळपास एक आठवडा झालेला आहे. जी। घोषणा झालेली आहे आणि आजची 22 तारीख आहे आणि फॉर्म भरना महाराष्ट्रामध्ये शुरू हो गए लोगों की फॉर्म आशा भरणं देखो। सुरू झालेलं आहे आणि 29 तारीख फॉर्म भरायची शेवटची तारीख आहे. जी। आणि खऱ्या अर्थानं जेव्हापासून अलायन्सच्या ज्या म्हणजे आघाड्या ज्या सुरू झाल्या म्हणजे विविध पक्षांना सोबत घेऊन जेव्हापासून आघाड्या सुरू झाल्या तेव्हापासून हा तिकीट वाटपाचा जो विषय आहे किंवा तो वेळ आहे हे आपण प्रत्येक निवडणुकीमध्ये पाहतो. जी। जी। आणि राज्यामध्ये असलेले महायुतीमध्ये असलेले 3 घटक पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये असलेले म्हणजे महाविकास आघाडीमध्ये असलेले घटक पक्ष यांच्यामध्ये वरिष्ठ लेवलवर खऱ्या अर्थानं चर्चा सुरू आहे. आणि राज्यामध्ये 2 मोठे जे पक्ष म्हणजे महाविकास आघाडीसोबत जे पक्ष आहे ते आपलं शरद पवार जी। राष्ट्रवादी आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना हे राज्यस्तरीय पक्ष आहे आणि त्यांच्यासोबत मोठा हाँ, इसकी पक्ष जो आहे. चर्चा अपन ऑलरेडी पहले की थी पूरी की पूरी की मोठा किस पक्ष प्रकार। काँग्रेस पक्ष आहे आणि जी। महायुतीमध्ये भारतीय जनता पार्टी मोठा पक्ष आहे आणि राज्यस्तरीय 2 पक्ष आहे. जी। अजित पवारांचा गट आणि एकनाथ शिंदेचा शिवसेना गट. त्याच्यामुळे मोठ्या पक्षाला या सगळ्या छोट्या पक्षांना सोबत घेऊन जाण्याकरता ज्याप्रमाणे जे छोटे राज्यस्तरीय जे पक्ष असतात ते निर्णय घेण्याकरता त्या राज्यामध्ये ते सक्षम असतात कारण की सर्व नेते एकाच ठिकाणी काम करतात. परंतु जेव्हा आपण असं पाहतो की ज्यांचं हायकमांड दिल्ली जी। आहे जी। म्हणजे ती भारतीय जनता पार्टी असेल किंवा कांग्रेस हो रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी उनका हाईकमांड पूरा दिल्ली होता है। याच्यामध्ये निर्णय घेण्याकरता त्यांना हायकमांड सोबत या संदर्भातलं म्हणजे जे प्रभारी असतात किंवा त्यांचे जे वरिष्ठ नेते असतात त्यांचं खरं तर चर्चा करावं लागते. आता आपण असं पाहिलं की ज्या म्हणजे जो कुठला पेच आता म्हणजे मला वाटतं महाविकास आघाडीमध्ये तो खूप मोठा पेच 20-22 जागेचा सध्या आपला पेच चालू आहे. त्याच्यामध्ये 96 जागा जवळपास महाविकास आघाडीने क्लिअर केल्या. परंतु आता पेच कोणामध्ये आहे? पेच ज्या ठिकाणी 4 पेक्षा किंवा 5 पेक्षा ज्या ठिकाणी जास्त उमेदवारांची स्पर्धा आहे. जी। जी। आपण असं पाहिलं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये ज्या ठिकाणी स्पर्धा नव्हती म्हणजे धामणगाव मतदारसंघामध्ये वीरेंद्र जगतापचं नाव घोषित झालं. अचलपूरमध्ये बबलू देशमुखांचं नाव घोषित झालं. अमरावतीमध्ये सुनील देशमुख हे जवळपास घोषित झालेलंच नाव आहे. तिवसा मतदारमध्ये संघामध्ये आपण असं पाहतो की यशोमतीताई ठाकूर सुद्धा नाव घोषित झालेलं आहे. म्हणजे महाविकास आघाडीमध्ये ज्या कुठल्या 8 विधानसभा येतात 8 मध्ये 4 सीटा महाविकास आघाडीने खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी घोषित केलेल्या आहे. परंतु 2 जे घटक पक्षासोबत आहे म्हणजे उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस. जी। जी। आता याच्यामध्ये एक म्हणजे जे आपल्या ऐकण्यात आहे किंवा जे आपल्या माहितीमध्ये की बडनेरा आणि वरुड मोशी या मतदारसंघामध्ये तो मतदार तुम्हाला सुटतो म्हणून त्याच्यामुळे काँग्रेसनी विशेषतः महाविकास आघाडीने अमरावती जिल्ह्यामध्ये उमेदवार घोषित करण्यामध्ये आघाडी घेतलेली असं मी म्हणतो. क्या लगता है परिमल जी, ये जो अभी सीटों का देरी से डिक्लेयर करना,
कहीं तो भी फूटम फाट ना हो इस चक्कर, क्योंकि हमने देखा कि परतवाड़ा में भी कल सीट घोषित की तो वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने विद्रोह कर दिया। क्या विद्रोह को रोकने के लिए लेट करते हैं? ये हो सकता है विद्रोह रोकने के लिए आपस में जो ये है, लेकिन देखिए हम लोकसभा की अगर बात करें कि लोकसभा के चुनाव में बीजेपी ने अपनी टिकटें डिक्लेयर करने जी। में देर की थी, उसका खामियाजा उन्हें ऐसा लगता है कि उस पर पड़ा, उसका इफेक्ट पड़ा। इस बार बीजेपी ने बाजी मारते हुए 99 सीट, एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है कि हम लगभग लगभग हम कह सकते हैं आधी के आसपास जितने वो लड़ने वाले उसमें आधी से ज़्यादा सीटों पे उन्होंने डिक्लेरेशन कर लिया। जी। अब ये डिक्लेरेशन करने के बाद कई जगह पर आप देख रहे हैं मनमुटाव है, कई जगह पर कार्यकर्ताओं ने बगावतें की है, कई लोग अलग लड़ने की बात करें, लेकिन बीजेपी ने आखिर ये दावा या ये चाल क्यों चली? अगर हम इसको गहराई से देखें तो बीजेपी चाहती है कि जितना विद्रोह उठ रहा है उसको उतने जल्दी यानी एक समय मिलेगा दबाए। उसको दबाने के लिए। लास्ट मोमेंट अगर होगा, अगर 24 को अगर आप डिक्लेयर करें 25 को, तो उसका वो समय नहीं कि मनाने की जो प्रोसेस है उसको किया जा सके। तो नहीं, बीजेपी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उनको वापस कहीं भागने को जगह ना मिले। 24-25 ऐसे 28 कई बार तो देखा कि हमने फॉर्म भरते थे, लास्ट डे पे भी फॉर्म आता है कई लोगों के नहीं पास नहीं, में। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो यही मैं कह रहा हूँ कि अजीत पवार ने और शरद पवार ने एबी फॉर्म पहले दिए हैं। जी। आप देखिए वो चीज़ें इस बार क्यों ऐसा है कि पहले नाम डिक्लेयर होते थे, इस बार नाम डिक्लेरेशन से पहले एबी फॉर्म बांटे गए। 20 लोगों ने लगभग शरदचंद्र पवार के ने भी बांटे हैं और 20 से 25 लोगों को अजीत पवार ने। तो एबी फॉर्म देने का मतलब यही है कि एबी फॉर्म देने का मतलब कि और अधिकृत उम्मीदवार है। तो ये लास्ट मिनट, अब देखिए 2 दिन से जो चर्चा चल रही है, 2 दिन से हम देख रहे हैं कि चाहे वो देवेंद्र फडणवीस का सागर बंगला मुंबई का या देवगिरी हो, ये सब अभी एक मिनी विधानसभा का रूप ले चुके हैं कि मान मुनव्वल चल रहा है, फुट्टम फुट्टा चल रहा है कि कोई नाराजगी को दूर करने के लिए। ये इसलिए कि अब ये समय मिल रहा है कि अगर एक बार जब आप प्रचार की धुरी आप पकड़ लोगे तो ये सब चीज़ों के लिए समय नहीं मिलेगा। जी। 26-28 के बाद ये समय नहीं मिलेगा और उस समय मनाना थोड़ा सा मुझे लगता है दुभर जाएगा। अभी आप दाम साम दंड भेंट का उपयोग करके नहीं, दोनों चीजें ना, मैं वापस दे रहा हूँ, नहीं, मनाने को बिल्कुल। जगह है और पक्ष बदल के दूसरे पक्ष में जाके खड़े रहने को भी जगह है। नहीं तो अभी आप देखिए ना, हर यदि जगह हो ही रहा है ना। ये- अगर हम नीलेश राणे की बात करें तो भले वो नहीं, लेकिन जैसे जिस पार्टी को वो चीज़ ये सिंबल के लिए, पिछली बार हम देखें वसुधा की हम बात करें, अगर सुलभा खोड़के की बात करें, सॉरी, तो सुलभा खोड़के ये राष्ट्रवादी की उम्मीदवार थी, लेकिन ये कांग्रेस को गया था तो उन्होंने कांग्रेस के सिंबल पे लड़ा। तो ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें होगी, लेकिन अब मेन बात जैसे इन्होंने कहा कि वीरेंद्र जगताप नामनगांव से कांग्रेस जैसे का वहाँ प्रतिस्पर्धा नहीं है। नहीं, लेकिन देखिए उसी के लिए चल रहा है वहां पर। नहीं, दो उद्धव ठाकरे को- महाविकास आघाड़ी में हाँ, मैं वही प्रतिस्पर्धा कह रहा हूँ है, ना। कांग्रेस तो के पास नहीं है उसकी। कांग्रेस का, लेकिन आप 3 पार्टियां लेके लड़ रहे साहब, आप 3 पार्टियों के साथ चल रहे हैं, तो आप किसी जैसे अभी नाराजगी के सुर ऐसा लगता है शिंदे की तरफ से कि जो शिंदे की 5 सीटें जो जी। थी वहां पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए, वहां पे भी नाराजगी के सुर है, पर उन्होंने उस सुर की परवाह नहीं की कि नाराजगी की न पड़ता, अपने उम्मीदवार को एक दे दिया कि आप लड़ो, आप तैयारी कर लो ना, आप शुरू हो जाओ, जी। क्योंकि समय कम है, 1 महीने में सारे इलेक्शंस निपटाना है और एक ही बार में है, कोई ऐसा 2 या 3 टप्पे में नहीं, नहीं। वह एक ही तो टप्पे में पूरा वो इलेक्शन है टप्पे 20 नवंबर को। उस चीज को भी बीजेपी ने बहुत अच्छे तरीके से देखना है, उनको पता है कि समय कम है और पहुंचना बहुत लंबे समय तक है, एक लंबे लोगों तक जाना है, विधानसभा महानगर पालिका के इलेक्शंस नहीं है, तो ये चीजें होगी, रुसवा फुसवा फुगवा फुगवी तो रहना ये नेचुरल है, और बीजेपी को इससे ही पार पाने के लिए मुझे लगता है 8 दिन का समय जो बीजेपी अपने लिए ले रही है, ऐसा लगता है। 3 लोगों ने जो युति, 3 दोनों तरफ, अब सेकुलर नॉन सेकुलर पार्टियां नहीं रहेगी। हमने पहले भी चर्चा की कि विचारों की राजनीति नहीं रहेगी। अब राजनीति जो है सीधी की सीधी सत्ता हासिल करने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी लगता है उन्होंने सब प्रकार से, यानी जो जिनसे युति नहीं होनी चाहिए, अननेचुरल युति भी इन्होंने कर ली। अब उस सारी चीज़ों का बंटवारा करने के लिए अब कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने परिमल ने बताया कि उद्धव ठाकरे धामनगांव, दरियापुर और बडनेरा 3 सीटें मिल रही, जबकि महाविकास आघाड़ी मात्र एक उनको बडनेरा देने के लिए रेडी है। तो इन सारी चीज़ों में सबके कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के भी भाग सकते हैं, महाविकास आघाड़ी में राष्ट्रवादी के भी जा सकते हैं, शिवसेना के भी जा सकते हैं, इधर बीजेपी के जा सकते हैं। जैसा कि हमने कल देखा, बीजेपी के एक पार्टी के लोग संस्कारों से चलते हैं, उससे चलते कि कल उन्होंने भी उस पार्टी को इनकार कर दिया। ऐसे में पार्टियों के सामने कितना बड़ा पेच है इतने सारे लोगों को समाज के लेकर चलने का। आता मी अगोदर बोललो की आघाडी सरकारमध्ये जे जे पक्ष, ते महाविकास आघाडी असेल किंवा महायुती असेल, दावा करायचा अधिकार प्रत्येकाचा आहे. जी। धामणगावमध्ये वीरेंद्र जगतापना उमेदवार घोषित केलं, तिथं अभिजित झेपेंनी दावा केलेला आहे. जी।
तो जो दावा केलाय त्यांनी उभाटाच्या वतीने. आपण दर्यापूरमध्ये पाहतोय, दर्यापूरमध्ये सुद्धा शिवसेनेने सांगितलं की आमचा अगोदरपासून हा गड आहे. लेकिन आणि दरियापुर तुम्ही का आम्हाला- बोल रहे हैं शिवसेना को, आप शिवसेना उद्धव ठाकरे की बात करें, शिंदे की बात उद्धव करें? ठाकरेंच्या संदर्भात उद्धव ठाकरे का कोई उम्मीदवार वहाँ ऐसे नहीं है, तो सिर्फ कैसा है धामनगांव मिलना चाहिए इसलिए दरियापुर को दे दो, दरियापुर छोड़ कर हाँ कहीं कोई नाम दिखता उद्धव ठाकरे का? नाही ज्या ठिकाणी पार्टीचा कार्यकर्ता आहे त्या ठिकाणी दावेदारी असतातच. कारण की पार्टीमध्ये जे अनेक लोक असंख्य कार्यकर्ते पदाधिकारी करतात, म्हणजे काम करतात, त्या प्रत्येकाला तिकीट मागण्याचा अधिकार आहे. त्याच्यामुळे दर्यापूरमध्ये शिवसेना नाही आपल्याला असं म्हणता नाही. कारण की आपण बळवंतराव वानखेडेंना आपण पाहिलं की दर्यापूर मतदारसंघामध्ये त्यांनी त्या लोकसभेमध्ये सुद्धा आपण पाहिलं की म्हणजे बिलकुल चांगलं मतदान त्यांनी दर्यापूर मतदारसंघामध्ये घेतलं. तिन्ही पक्षात जरी असेल तरी ती जी युती आहे, जी लोकसभेमध्ये जी युती होती, ती युती आता विधानसभेमध्ये पण कांग्रेस के भी वहाँ पे 4 से 5 कायम उम्मीदवार आहे. टिकट 4 से 5 आणि, उम्मीदवार टिकट मांग रहे हैं वहाँ पे. एक आपण पाहतोय की आपण महाराष्ट्राचा विचार नंतर पाहू, पण आपण अमरावती जिल्ह्याचा जर विचार केला तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये जे उमेदवार घोषित झाले तिथे आपल्याला बघावं दिसली नाही, असंतुष्टाची गर्दी नाही. म्हणजे आपण अमरावतीमध्ये जसं सुनील मोहनचं नाव आवडतं, इथं कोण दुसरा कांग्रेस की बात कर रहे हैं, अब कांग्रेस की बात. आतापर्यंत एक ही नहीं, अभी तक किसी को कैंडिडेट घोषित नहीं हुई है. आखिर अगर मेरा प्रश्न वही है, आपण ज्या विषयावर चर्चा नहीं, करतो संभाव्य नहीं, उमेदवारांबद्दल संभाव्य आपण चर्चा करून मैं राहिलो. हमारी बात अपनी बात ये हो रही पण है आता- कि नाही, एक आता- पार्टी अगर नाही, आता डिक्लेअर कर दे रही है, जी सीट अचलपूरमध्ये भारतीय जनता पार्टीने सीट डिक्लेअर केली, त्याच्यामध्ये 3 पत्रकार परिषद कालपासून झाले. जी म्हणजे प्रवीण तायडेंना ज्या भारतीय जनता पार्टीने अचलपूरच्या विधानसभेमध्ये डिक्लेअर केल्यावर 2-3 पत्रकार परिषद झाले. शेकडो कार्यकर्ते राजीनामा देण्याच्या तयारीमध्ये आहे. म्हणजे अशी नहीं, उनके विरोध से वहां से ऐसा हुआ, जो प्रवीण ताड़े को नहीं जानता वो प्रवीण ताड़े को जानने लग गया. वही मेरा प्रश्न नाही, पार्टीचा विषय असा आहे की पार्टीनं ज्या कैंडिडेट नहीं मापले साहब, मेरा मापले साहब आपने एक बात कही कि सुनील देशमुख की टिकट इजी है, उनको उनके कोई विरोध नहीं है, या फिर आपने ये कहा कि वसुधा का जेव्हा उमेदवारी अर्जाची उचल झाली तर अमरावतीमध्ये सुद्धा 4 ते 5 काँग्रेसच्या पदाधिकाऱ्यांनी उमेदवारी म्हणजे इंटरव्ह्यू दिले. ते सुद्धा दावेदार होतेच, परंतु पक्षश्रेष्ठींनी निर्णय घेतला की तिकीट कोणाला द्यायची आहे. बबलू देशमुख म्हणजे अचलपूर मतदारसंघामध्ये तर अचलपूर मतदारसंघ, धामणगाव मतदारसंघ आणि तिवसा मतदारसंघ या मतदारसंघामध्ये तर म्हणजे यशोमती ठाकूर, वीरेंद्र जगताप आणि बबलू देशमुख यांच्या अगस्टमध्ये कोणी यांच्या त्या ठिकाणी दुसरा कॅन्डिडेट या ठिकाणी म्हणजे इंटरव्ह्यू त्यांनी दिला नाही. म्हणजे एकमेव त्या ठिकाणी कॅन्डिडेट होते आणि हे तिन्ही कॅन्डिडेट मागच्या विधानसभेमध्ये सुद्धा निवडणुकीला उभे होते. त्याच्यामध्ये वीरेंद्र व जगतापना थोड्या फरकाने त्यांचा पराभव झाला, बबलू भाऊंचा सुद्धा थोड्या मताने पराभव झाला आणि यशोमती ताई त्या ठिकाणी विजय झाले. त्याच्यामुळे महत्वाचा विषय असा आहे की असंतुष्टांची जी गर्दी आहे ती काँग्रेसमध्ये नाही आहे. आज आपण पाहतो सध्याच्या घडीला आपण जे पाहतो अभी अपने को ऐसा लगा है कि जहाँ टिकट डिक्लेयर हो जाएंगी, असंतोष तो उसके बाद में समझ में आएगा ना. अभी तो सब आशा पे बैठे हैं. अब वहाँ पे दरियापुर में भी बहुत असंतोष चल रहा है टिकट मांगने का. गुणन देवपारे टिकट मांग रहा है, रामेश्वर अभ्यंकर का टिकट मांग रहा है, बलवंत वानखड़े वैसे नीतीश वानखड़े टिकट मांग रहा है. काय सांगितलं, तिकीट मागण्याचा अधिकार प्रत्येक कार्यकर्त्याला आहे. नहीं, असंतोष तो बाद में मालूम पड़ेगा जब डिक्लेअर हो जाएंगे. परंतु ही जी परिस्थिती आहे, आपण अचलपूर मतदारसंघामध्ये आपण परिस्थिती पाहतोय. बडनेरा मतदारसंघाची काय परिस्थिती आहे? बडनेरा मतदारसंघामध्ये रवी राणांनी स्वतःची उमेदवारी डिक्लेअर केली की महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्मान्य देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मला शब्द दिला आणि मी महायुतीचा तिकडे कॅन्डिडेट आहे. त्या ठिकाणी तुषार भारतीयांनी दावेदारी ठोकलेली आहे. अमरावतीमध्ये मतदारामध्ये आपण मतदारसंघामध्ये पाहतोय जगदीश भाऊ सुद्धा आता ते काहीतरी 24 सगळ्या त्यांचा या विषयावर मेळावा त्यांनी घेतलेला आहे. म्हणजे जेव्हा वरिष्ठांनी जर एखादा कॅन्डिडेट दिला असेल किंवा एखादा प्रॉमिस केलं, राजकारणामध्ये प्रॉमिसला खूप काही महत्व नाही आहे, पण तरी आपण बंडनामध्ये आपण बंडखोरीचा पाहतोय. अमरावतीमध्ये जैसा इन्होंने बताया कि वरिष्ठ ऊपर से टिकट लाद दी जाती है, ऐसे समय विद्रोह होता है. तो ऊपर से टिकट लादने में, जैसे कि अभी हमने सामने उदाहरण अचलपुर का है, टिकट लाद दी गई, कार्यकर्ता के असंतोष क्या नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए क्या होता है ना, लादना, मुझे ऐसा लगता है ये शब्द इस समय इसलिए क्योंकि यही अगर बात मैं कह रही कि रसे को रहता, सुनील रसे अगर टिकट मांगते तो शायद ये 7 लोग इसमें अब प्रवीण तायड़े मिल जाते और वो उसका विरोध कर लेते. तो विरोध के लिए ये, मुझे लगता है विरोध के लिए सही चीज़ नहीं है कि इस समय ये कहना. लेकिन अभी इन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के जो ये बाकी इन्होंने उम्मीदवारों के नाम, इसका कोई विरोध नहीं. मेरा वही प्रश्न है
यदि कोई विरोध नहीं है तो फिर टिकट डिक्लेरेशन में उम्मीदवार का नाम घोषित करने में देरी क्यों? प्रश्न वहां उठ रहा है कि अगर आपके पास कैंडिडेट रेडी है, देखिए आपको कोई विरोध नहीं कर रहा, आप बिल्कुल है, तो फिर वो कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर करने में देरी का कारण नहीं समझ में आ रहा। क्या कहीं ना कहीं इसके पीछे ये एक रीजन है कि जितना लेट कर, जैसे आपने कहा लेट करो तो उतना ही बाद में लोगों को भागने के लिए समय नहीं मिलता। क्योंकि नहीं, मुख्य कारण तो पार्टी का टिकट देने का ही होता है कि समय मत दो किसी को दूसरे के पास जाने के लिए, लेकिन ताकि बगावत ना हो। हाँ, लेकिन कितना भी आपको, आप 28 तारीख को तो नहीं डिक्लेयर करोगे ना, आप यहाँ 4 की जगह 2 दिन। कई चीज तो ये फॉर्म जब विड्रॉल की देंगे तो लास्ट में बी फॉर्म उसके समय तक दे दिए जाते हैं। बिल्कुल वी फॉर्म तब मिलते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वही का देखिए, मुझे याद आता है सुबोध मोहिते साहब रामटेक से थे, उनको विधान परिषद का टिकट दिया गया लास्ट मोमेंट पे। वो पूना से फ्लाई नहीं कर पाए क्योंकि उस समय की तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को वहाँ से कॉन्वे जाना था उनको सेना के, तो वो टिकट न होने के कारण उन्हें वो विधान परिषद की सीट नहीं मिल पाई। तो कई इसके बैड इफेक्ट भी देखिए ना। तो मुझे लगता है कि आप एक 5 साल के बाद एक चुनाव लड़ते हो, तो मुझे लगता है एक चीज़ें बहुत थोड़ी बहुत क्लियर होनी चाहिए। आप आखिरी मोमेंट पे लेके आप अपने कार्यकर्ताओं को भी तो नाराज कर रहे हैं ना, जो नहीं जा पाए, क्या जरूरी है फिर उनके लिए काम करेगा? या आपको वो एक सामंजस्य की स्थिति बनानी पड़ेगी किसी भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उबाटा हो, शिंदे की सेना हो, या फिर राष्ट्रवादी के दोनों गुट हो। आपको वो चीज़ अपने कार्यकर्ताओं को समझानी होगी कि भाई ये टिकट एक को ही दी जा सकती है, आप 4 को टिकट नहीं बांट सकते। विधानसभा की अगर एक सीट हो तो आपको उसको देनी होगी। वो ये टिकट को आगे, लेकिन जहाँ तक महाविकास आघाड़ी और महायुति की बात थी, उन्होंने कहा था कि जो प्रस्तावित उम्मीदवार है, जैसे कि अमरावती की सुलभा खोड़के है, राजकुमार पटेल है, बच्चू कडू है, ये इनकी टिकट करीब करीब जो युति के साथ में, ठीक है अभी बच्चू कडू महायुति में से वापस चले गए, लेकिन पहले तो ऐसा था कि बच्चू कडू की जो युति के साथ में एग्जिस्टिंग हो रही है, तो अभी तो जो वर्तमान में उम्मीदवार है जैसे देवेंद्र भुयार है, देवेंद्र भुयार की सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, राजकुमार पटेल की सीट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, एक प्रताप अड़सड़ की हुई है, अमरावती से सुलभा खोड़के की टिकट हुई है, नहीं अभी भी हुई नहीं, अभी भी घोषित नहीं है, लेकिन वो उन्होंने एक किया है। तो जो वर्तमान में ये इनको लड़ाना, इनकी तो घोषित किया जाए, हालांकि प्रचार के रूप में सुलभा तय और एक मजे की 15 दिन से लगातार प्रचार, 6 महीने से काम है उनका, लेकिन लगातार प्रचार चल रहा है उनका। आप एक चीज देखिए ना, सबसे मजे की बात बताता हूँ, अभी तक जैसे लोग जो अभी तक ये डिसाइड नहीं हो कि कौन सी पार्टी कहाँ से लड़ेगी। देखिए सबसे मेन मुद्दा कहाँ पेच फंसा हुआ है कि यानी 3 पक्षीय दल में किसको कौन सी सीट जा रही है, अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, और सीटिंग मुद्दा भी कटने की संभावना हो तो ये सारा कलश उसी चीज को लेकर है कि भाई ये टिकट ये किसको जा रही है। आप बोल रहे कि सुलभा खोड़के ऐसे कर रही, पर अभी ये नहीं कि ये क्या, ये राष्ट्रवादी को गई है क्या? क्योंकि अगर आपका 155, 80 और 90 और इसका फार्मूला तय, तो फार्मूला तय होगा कौन से विधानसभा पे आपको लड़ना है, तो वो चीज डिक्लेयर क्यों नहीं हुई? आप भले कैंडिडेट का नाम बाद में डिक्लेयर करें, पर आप कहाँ से लड़ रही है, कौन सी पार्टी, अगर आप ये डिक्लेयर नहीं कर रहे तो युवा को किस स्थिति है? सीटें कहाँ की, क्योंकि बंटवारा तो हो गया है, इतनी सीटें इसकी, इतनी इसकी, अब फिर वो बंटवारे में कहीं ने भी कोई 55 का आंकड़ा बोलता है तो उसके दिमाग में 55 सीटें रहती है, 119 का आंकड़ा होता है 119 सीटें, फिर पेच कहाँ फंस रही है? नाही, काय झालं की 2019च्या निवडणुकीमध्ये पाहिला की नैसर्गिक युती होती शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टी। विदर्भामध्ये एकूण 62 विधानसभेच्या सीटा येतात। 62 विधानसभेमध्ये मागच्या 2019च्या निवडणुकीमध्ये 29 सीट्स या भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची, 15 सीटा मिळाल्या होत्या काँग्रेसला, 8 सीटा मिळाल्या होत्या अदर्सला, म्हणजे रविवार राणा त्याच्यामध्ये, आणि 7 सीटा मिळाल्या होत्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला। मग 2019च्या निवडणुकीनंतर हे जे चित्र आपण पाहतो आहे, म्हणजे दोन्ही, म्हणजे एकीकडे सेक्युलर पक्ष आहे, दुसरीकडे नॉन सेक्युलर पक्ष आहे, ज्या पक्षांमध्ये खऱ्या अर्थानं फूट पडल्या त्या दोन्ही पक्ष आहे, म्हणजे इकडे शिवसेना आहे, इकडे पण शिवसेना आहे, तिकडे पण राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, इकडे पण राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे। त्याच्यामुळे हा जो पेच पडलेला आहे, की दुसरा पेच असा महत्वाचा आहे की एक प्रत्येकाच्या मनामध्ये, म्हणजे आघाडी कुठली असेल तर त्याच्या प्रत्येकाच्या मनामध्ये असं की बा माझा पक्ष त्या ठिकाणी वाढला पाहिजे। काही ठिकाणी असं होतं की बा याच्या ठिकाणी ह्या जर कॅन्डिडेट निवडला तर माझ्या पक्षाचं नुकसान तर होणार नहीं। मापले जी एक प्रश्न, मेरा पक्ष बढ़ने के चक्कर, दूसरे के पक्ष तो काटने के चक्कर में नहीं पड़ते कहीं है। नहीं, विषय नुकसान तो कहीं नहीं, आपस में जुड़ने के बाद भी होते हैं। ऐसा लग रहा है कि हम ये मान सकते हैं क्या कि देखिए शिवसेना जो है 2019 में जो अखंड शिवसेना थी, जिन सीटों पर वो लड़ी थी या जिन सीटों पर उनका प्रभाव था, वो ये मानने को तैयार नहीं है कि शिंदे की शिवसेना ने उसमें जो यानी जो एक सेंध लगाई है, उसके बाद
आपकी ताकत कम हुई है, आपको अपनी कुछ चीजें छोड़ने की, ये सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये चल रहा है कि महाविकास आघाड़ी में आपके हिसाब से? नाही, महाविकास आघाडीमध्ये या ठिकाणी मीच सांगत नाही, महाविकास आघाडीचे सर्व ज्येष्ठ नेते सांगतात, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले सांगतात, विजय वडेट्टीवार सांगतात, पृथ्वीराज चव्हाणजी सांगतात, हे सगळे नेते सांगतात, बाळासाहेब थोरात सांगतात की महाविकास आघाडीमध्ये तुम्ही जो सांगितला पेच कसा आहे, पेच आहे तो मतदारसंघ कोणासुद्धा कार्य म्हणजे एखाद्या उमेदवाराचं नाव घोषित करणे वेगळा भाग झाला, पण तो मतदारसंघ खऱ्या अर्थानं कोणाला, कोणत्या पक्षाला, घटक पक्षाला कोणाला सोडायचा आहे या संदर्भातच फक्त 20-22 जागेवर आता तुम्हाला वाटते पेच बाकी राहिलेला आहे. बाकी सर्व आणि विदर्भामध्ये विशेषतः आपण पाहिलं विदर्भामध्ये सुद्धा 5-7 जागेवर आता तो पेच चालू आहे की कुठल्या घटक पक्षाला कुठली सीट सोडली पाहिजे. पण आता जसं आजची 22 तारीख आहे, 29 तारखेपर्यंत खऱ्या अर्थानं फॉर्म भरायची लास्ट 29 तारीख आहे. पण एक दोन दिवसामध्ये ज्या ठिकाणी मोठे पक्ष असतात किंवा ज्या ठिकाणी उमेदवारांची मागण्यांची संख्या जास्त असते, स्पर्धा ज्या ठिकाणी असते, त्याच्यामुळे प्रत्येक कार्यकर्त्याला समजून सांगणे आणि प्रत्येक कार्यकर्त्याला दिलेल्या उमेदवारांच्या सोबत त्यांना ताकदीनं काम करून घेणे आणि निवडणुकीमध्ये सहभागी होऊन त्याला निवडून आणण्याची भूमिका बजावणे आणि ही कार्यकर्त्याला समजून घेण्याची जबाबदारी, समजून सांगण्याची जबाबदारी वरिष्ठांची आहे. त्याच्यामुळे पार्टी सुद्धा जेव्हा अशा तऱ्हेनं अशा उमेदवार घोषित करते, तेव्हा ते दुसरेही जे उमेदवार तिकीट मागण्याला उत्सुक असतात, त्याही उमेदवारांना त्यांना ते समजावून सांगण्याची ती परिस्थिती येते की या उमेदवाराला आपण कसं समजावून सांगितलं पाहिजे खऱ्या अर्थानं. आणि म्हणून हा जो पेच आहे, हा पेच काही खूप जागेंबद्दल नाही आहे, 10-20 जागेबद्दलचा पेच असेल, तो पेच हा 1-2 दिवसामध्ये जवळपास बऱ्याचशा पद्धतींना निघून जाईल आणि महाविकास आघाडी एकसंघपणे महाराष्ट्रामध्ये विधानसभेच्या निवडणुका ताकदीनं लढेल. क्या लगता है जो वर्तमान में आमदार है अभी, उनके साथ में क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? बडनेरा से शुरुआत करी थी रवि राणा की। देखिए, रवि राणा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है लोकसभा की जो हार है, जी। जो उनकी धर्मपत्नी नवनीत राणा हारी है। बडनेरा में लीड थी लेकिन नहीं, देखिए आप एक चीज समझिए, एक हार का तमगा लग जाना, एक और रवि राणा ने घोषणा की है कि अगर मैं चुनाव हार गया तो मैं राजनीति नहीं करूंगा, उसका जी। उन्होंने मेलावा में कहा था। तो कहीं ना कहीं वो चीज इफेक्ट कर सकती है। एक दूसरा, उन्होंने एक बहुत अच्छा किया कि उन्होंने लड़ने के लिए स्वघोषित, उन्होंने कहा कि महायुति से मैं लड़ रहा हूँ, टिकट अभी कोई फाइनल नहीं, उनका कोई नाम ऐसा हुआ नहीं। जी। और बीजेपी 100% बीजेपी के मित्र पक्ष में छोड़ेगी उनके लिए सके, लेकिन चाहे हम देखे रहे कि वहां से तुषार भारती लड़ने को तुषार भारती है, हाँ। उसके बाद में शिवसेना शिवसेना के उम्मीदवार वहाँ पे हाँ। अभी डिक्लेयर में कौन रह सकता है, लेकिन उसके बाद में नितिन अभी- कदम वहाँ से अपक्ष के रूप में हाँ, खड़े हैं। लेकिन देखिए ना, मजे की बात है कि हर जगह 3-13 तिकड़ ताड़ है जी। कि हर देखिए, इच्छुक होना अलग विषय, बहुत इच्छुक है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ टिकट एक को मिलेगी जी। किसी भी पार्टी से हो। तो जैसे अब अगर हम बात करें शिवसेना उबाटा की, तो प्रतिबंध लाइन में है, जी। सुनील खराटे है, धाने पाटिल है, अनंत गुड़े भी उसमें जी। ट्राई कर रहे थे। तो 4 में से किसी एक को ही मिलेगी, मिलेगी। या यदि वो शिवसेना उबाटा को जाती है तो जी जी जी। अब देखिए ये, और अगर हम बात करें शिवसेना उबाटा की, तो ये 4 में से अगर किसी को एक को गई पार्टी में, देखिए रवि राणा के लिए पार्टी में कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि वो जी। खुद निर्दलीय, इनके लिए कॉम्पिटिटर है। तो क्या ये एक दूसरे का काम करेंगे, नहीं करेंगे, एक बड़ा विषय ये है। दूसरा विषय कि यदि तुषार भारती लड़ते हैं और निर्दलीय लड़ते हैं तो वो कितना इम्पैक्ट देंगे, ये जी। आने वाला समय बताएगा। लेकिन अगर ये सब चीजें होती है तो ये रवि राणा के लिए मुफीद होता है, क्योंकि हर बार वोट बटेंगे तो हाँ, रवि ये राणा हर बार को रवि राणा के लिए मिलेंगे। अगर हम देखेंगे तो रवि राणा के जीतने का जो हम ये देखेंगे कि रवि राणा के लिए मुफीद चीज है, इसलिए रवि राणा के लिए बड़ा एंजॉयमेंट वाला मूवमेंट है ये। क्या है अभी वर्तमान में धामनगांव और तिवसा में क्या स्थिति रहेगी नाही, कांग्रेस की और वर्तमान उम्मीदवार की वहाँ पे? आता धामणगाव मध्ये भारतीय जनता पार्टीचे प्रताप अडसर त्या जी. ठिकाणी आमदार आहेत. तिवशामध्ये यशोमती ताई आहे. धामणगावमध्ये तर वीरेंद्र जगताप त्यावेळेस बाजी मारणार. नहीं, क्योंकि पिछले बार भी हारा था नीलेश विश्वकर्मा कारण, और नीलेश विश्वकर्मा इस बार भी मैदान में आता है। कसं आहे, आता त्या नहीं, मारेंगे उसके लिए कोई त्या सटीक तो होगा ना अभी तो। त्या मतदारसंघामध्ये आता सगळ्या मतदारांना आता अनुभव आला सगळ्यांचा की वीरेंद्र जगतापला मागच्या वेळेस आपण त्यांना मत न देऊन आपण काय चुकी केली, त्या चुका त्यांच्या लक्षात आल्या आणि त्याच्यामुळे आता त्यांनी निर्णय घेतला की वीरेंद्र जगताप म्हणजे काय चुका म्हणजे काय, म्हणजे ज्या कुठल्या चुका असतात, म्हणजे ज्या कसली, म्हणजे तेव्हा विकासासंदर्भात किंवा म्हणजे एक होता ना कि विकास नहीं हुआ उस जगह विधानसभा क्षेत्र का, नाही, विकास या जातीयवाद बहुत चला, एक क्या यानी चूक कैसा हुई ये समझना है। विकास तर खंडित झालाच, याच्यामध्ये दुमत असल्याचं कारण नाहीये.
पण मागच्या वेळेस काय झालं की वंचित बहुजन आघाडीचे उमेदवार विश्वकर्मा त्या निलेश विश्वकर्मा त्या ठिकाणी होते. त्यांनी जवळपास 24,000 मतं त्या ठिकाणी घेतली आणि जो मतदार वंचित आघाडीने घेतलाय त्याच्यात तो 75% जो वर्ग होता हा काँग्रेसचा वर्ग होता. आज भी वो स्थिति कायम है ना. हा नाही नाही, आता ती परिस्थिती आलेली तेव्हा काय झालं की तेव्हाच्या आणि आताच्या 2019 आणि 2024च्या तुम्हाला फरक पडेल. तुम्ही लोकसभेमध्ये सुद्धा पाहिलं वंचित आघाडीनं जेव्हा आता निवडणूक लढवली महाराष्ट्रामध्ये तर आपण प्रसिद्धी पाहिली. अकोल्याची प्रकाश आंबेडकरांची आपण प्रसिद्धी पाहिली. प्रकाश आंबेडकरांना त्या ठिकाणी 2.5 लाख मतं मिळाली. म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये आजही काँग्रेस सोबत त्यांनी युती केली नाही किंवा झाली नाही किंवा काही लोकांनी त्याच्यामध्ये अडथळा आणण्याचा प्रयत्न केला. असं असूनही महाराष्ट्रामध्ये काँग्रेस पक्षानं आणि महाविकास आघाडीनं अपन अभी अमरावती की बात अभी आणि अपने को 31 अमरावती जिंकले. आज बात अभी अमरावती की बात करनी है, वो हो गया. दिवसा में क्या चैलेंज हो सकता है यशवंतताई का? झाले नाही. यशोमतीताई त्या मतदारसंघामध्ये पुन्हा मागल्या वेळेसपेक्षा चांगल्या मताधिकार निवडून येणार. अचलपुर में प्रवीण तायड़े जो अभी भाजपा से उम्मीदवार है, क्या उनकी उम्मीदवारी यानी रद्द हो सकती है, दूसरे को दे सकते, पार्टी पे दबाव बन नहीं सकता है? पार्टी पे दबाव नहीं हो सकता. पार्टी मुझे नहीं लगता ये डिसीजन वापस लेगी. देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई है. मैंने शायद आपसे ये इस पर चर्चा भी की कि बच्चू कडू का एक स्टेटमेंट आता है कि तायडे ये डमी उम्मीदवार है और भाजपा ने अपने निष्ठावंत कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया. देखिए परिस्थिति आखिर उनको ये क्यों बोलना पड़ा मुझे ये मैं इस वो तो भाजपा में फूट पड़ जाए उनको फायदा हो. नहीं, देखिए क्या होता है अगर मैं एक कैंडिडेट हूँ और मेरे खिलाफ अगर एक कमजोर कैंडिडेट है तो मैं उसका ढोल पूरे गांव में क्यों बजाऊंगा. मुझे जीतना है तो मैं ढोल बजा के उस चीज को लोगों को आगाह क्यों करूंगा. देखिए वो चीज समझने की होगी कि आखिर आपको कहने की जरूरत क्यों पड़ी. क्या कहीं ना कहीं क्या कुछ दाल में काला या हो सकता है ये कैंडिडेट भारी पड़े. और लोगों ने जो एक कल 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया गया कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के पीछे आपको कल डिक्लेयर हुई और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की डमी उम्मीदवार है. आपने डमीनेस क्या देखी. मैं बार बार अभी तो आपने उनने पर्चा भरा नहीं भरा ये पता नहीं, अभी प्रचार के लिए उतरे नहीं उतरे ये पता नहीं, लेकिन वो डमी उम्मीदवार है. और यही बात अगर बच्चू कडू को कहनी पड़ रही है तो आप समझिए इसके अंदर की गहराई को. बच्चू कडू को आखिर ये क्यों कहना पड़ रहा है कि डमी उम्मीदवार है. भाई आपने तो खुश होना चाहिए मुझे डमी उम्मीदवार मिल गया. नहीं, मैं बहुत उसको आसानी तो से जीतूंगा. फोड़ना है ना. वो तो जो कार्यकर्ता विद्रोह कर रहे हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि विद्रोह करो करके तुम. मैं वही कह रहा हूँ ना ये विद्रोह कर कहना बहुत आसान. पर आप जब कह रहे हो डमी उम्मीदवार है तो ये डमी उम्मीदवार अगर आप तो आप ये कह के नहीं, ये तो ऑलरेडी वो फुट हुई है. बच्चू कडू का तो ऐसा है कि एक उम्मीदवार और खड़ा हो जाता है वहां से इनके बगावत तो कहीं ना करके. कहीं डर है ना. कहीं ना मैं कहीं वही कह बच्चू रहा हूँ कडू ना. को फायदा है ना उसका. तो लेकिन अगर वो डर यानी आपको प्रवीण तायडे से डर है ना तभी तो आप दूसरा और उम्मीदवार चाहते हो. अगर आपको बहुत डमी उम्मीदवार है तो आपने तो बिल्कुल नहीं शायद नहीं कि नहीं, भैया नहीं, ये नहीं उम्मीदवार आप उसको अलग वे में. उसका है कि भाई ये जो इनके भाजपा में फूट हुई तो फूट का फायदा प्रस्तापित लोगों को ही मिलता है हमेशा. अगर क्योंकि फूट उसके नहीं हुई जो आप समझिए प्रस्तावित लोग अगर मैं हैं- कह रहा हूँ अगर ये फूट नहीं हुई है बीजेपी इस फूट को या बीजेपी इस का दमन कर लेती है तो ये जो उनका वक्तव्य है ये उनके लिए बैकफायर करेगा या नहीं करेगा. मेरा प्रश्न वो है. या बच्चू कडू के लिए बैकफायर नहीं करेगा कि आपने उसको डमी उम्मीदवार का यानी आपकी मनस्थिति देखिए मैं वही कह रहा हूँ मैं बार बार नहीं, डमी उम्मीदवार बेनिफिट किसको. मुझे लगता है डमी उम्मीदवार को इस बार अगर आप डमी किसको एक प्रस्थापित अगर एक जो वहां का विधायक है वो कहता है कि आपने मेरे खिलाफ एक डमी उम्मीदवार दिया है तो इसका बैकफायर नहीं हो सकता है. कि बैकफायर आप समझिए इसका बैकफायर कैसे होगा. जैसे डमी उम्मीदवार करके बता रहे हैं, डमी उम्मीदवार यहाँ बच्चू कडू को फायदा पहुंचा रहा है यानी इनके हिसाब से. लेकिन सारी जो परिस्थितियां दिख रही है बच्चू कडू को गिराने के लिए बीजेपी पूरे के पूरे प्रयास करी क्योंकि उनकी पार्टी छोड़कर गया. तो क्या ये डमी उम्मीदवार उसके पक्ष में जा रहा है, बबलू देशमुख के पक्ष में जा रहा है. नाही तर मी तर या शब्दाच्या विरोधामध्ये आहे. जर एका उमेदवारी कोणाला द्यायची काय द्यायची हे जसं आपण वरिष्ठांसोबत आपण 5 वर्ष आपण वरिष्ठांच्या आदेशाचं आपण पालन करतो. 5 वर्ष पक्ष कोणताही असेल महायुती आघाडी असेल महाविकास आघाडी असेल पक्ष कोणताही असेल 5 वर्ष आपण वरिष्ठ नेत्याचा म्हणजे अमरावती जिल्ह्याचे नेते असतील महाराष्ट्राचे नेते असतील प्रदेशाध्यक्ष असतील कोणत्याही पक्षाचे आपण 5 वर्ष त्यांच्या शब्दाचा आपण सन्मान करतो. त्यांनी सांगितलेले सगळे जनहितार्थ आंदोलन आपण पक्षाच्या वतीनं राबवतो. आणि जेव्हा तिकीट घेण्याचा किंवा तिकीट देण्याचा प्रसंग येते जेव्हा किंवा एखाद्या कार्यकर्त्याला मी पर्टिक्युलर मी प्रवीण तायडेंबद्दल बोलणार नाही. मी जनरल सगळ्या पक्षाच्या याच्याबद्दल बोलेल का जेव्हा एखाद्या पार्टीच्या एखाद्या साध्या पार्टीच्या कार्यकर्त्याला कोणत्याही पक्षाचं तिकीट त्याला डमी म्हणताय हा सगळ्या कार्यकर्त्याचा अपमान आहे. परिमलजी जी बिल्कुल सही है. हा म्हणजे एखादा माणूस 25 वर्षापासून एखाद्या पार्टीमध्ये काम करून राहिलाय
आणि जेव्हा एखाद्या नेत्याला असं वाटलं की या व्यक्तीला या कार्यक्रमात तिकीट दिली पाहिजे, तो कार्यकर्ता इकॉनॉमिकल लूज असेल किंवा तो काय पण पक्षातला जो घटक आहे तो पक्षातला कार्यकर्ता आहे. त्याच्यामुळे मी तर या मताचा असतं की तो पक्षामध्ये कार्यकर्ता आहे आणि जी पार्टी एखाद्या कार्यकर्त्याला तिकीट देत असेल तो कार्यकर्ता कधी डमी असू शकत नाही. हे माझं स्पष्ट मत. नहीं, ये कार्यकर्ता इंपोर्ट किया हुआ है, मनसे से आया हुआ प्रवीण तायडे। नाही, सगळ्याच पक्षामध्ये परिस्थिती देखिए आहे. मनसे से आया कोई 2 दिन पहले नहीं है। नहीं, देखिए अब तो हमने ऐसा नहीं, ऐसा देखा कि कल आपको टिकट डिक्लेयर आज आप तो पार्टी आते ज्वाइन उसके करते लिए है। हैं। तो मैं वही नाही, कह रहा हूँ नाही, ना। अरे, नवनीत राणा नाही, उदाहरण अपने पास हाँ सगळ्याच परिस्थिती ही परिस्थिती प्रतिभा एकाही पार्टीची नाही आहे. सगळ्या पार्टीमध्ये नहीं, और ये लगभग 4-5 आयात साल आणि- पहले से आए हुए हैं, कोई आयात आणि- आज कल में नहीं आयात है। आणि निर्यात केलेले आपण पाहतो की भारतीय जनता पार्टीची ज्या राज्यामध्ये म्हणजे 2019ला सत्ता होती, 2014लाही सत्ता होती, किती उमेदवार होते जे विविध पक्षांमधून भारतीय जनता पार्टीमध्ये गेले आणि त्यांना उमेदवारी मिळाली आणि ते निवडून आले आणि ते मंत्री झाले. हा तर ह्या प्रत्येक पार्टीमध्ये आयुष्य चालणार आहे. परंतु एखाद्या कार्यकर्त्याला आपण जर उमेदवारी कुठल्याही पक्षाला दिली असेल पण तुम्ही जर जमी करत असेल तर सगळं आपल्या कार्यकर्त्याचा अपमान आहे. एखाद्या कार्यकर्त्यासोबत कोणाचा जमते नाही जमत व्यक्तिगत जो भाग आहे त्याला त्याची उमेदवार त्याला सहन झाली नाही किंवा प्रत्येक कार्यकर्त्याची अपेक्षा अशी असते की मला तिकीट मिळाली पाहिजे. पण वरिष्ठांच्या शब्दाचा सन्मान जेव्हा तुम्ही 5ही वर्ष करता आणि जेव्हा तिकीट देण्याचा आणि घेण्याचा प्रसंग येतो तेव्हा तुम्ही त्याला पर्टिक्युलर तुम्ही विरोध करता. हा सुद्धा विषय म्हणजे कसा आहे तो मानसिकता न पटणारा विषय आहे. त्याच्यामुळे जर वरिष्ठांचा आदेश तुम्ही 4-5 वर्ष केला असेल तर तुम्ही सुद्धा पक्षाचा विचारधारेचा सन्मान सुद्धा तुम्ही तेवढ्या ताकदीनं खऱ्या अर्थाने केला पाहिजे असं माझं स्पष्ट मत आहे. राजकुमार पटेल प्रस्ताव अभी आमदार है, शिंदे के साथ में अचानक इलेक्शन के पहले चले, क्या शिंदे की टिकट वहाँ मिल सकती है? देखिए तो भाजपा को जाएगा वो? अभी जो ऐसा समझ में आ रहा है कि भाजपा वहाँ पे अपना दावा कर रही है। जी, भाजपा वहाँ दावा कर रही है क्योंकि उसके पीछे कुछ वैलिड रीजन उनका सेकंड में उनके यानी जो उम्मीदवार थे। लेकिन मैं भी क्या दल बदलने की जो स्थिति ये प्रहार से थे, फिर अभी शिंदे की जो हो सकता है कि कल वो बीजेपी के दामन थाम के वहाँ से नहीं, टिकट बहुत लड़े। सारे बहुत ज्यादा मैं पक्ष देखिए- बदले उन्होंने, राष्ट्रवादी से लड़े, नहीं, कांग्रेस से लड़े, मैं बीजेपी से लड़े। 2019 के बाद की बात कर 2019 में प्रहार से लड़ते हैं और इलेक्शन के एंड पहले वो शिंदे की शिवसेना में कहीं ज्वाइन कर सोची लेते हैं। समझी हाँ, राजनीति ये तो नहीं बिल्कुल है। मुझे ऐसा लगता है कि सोची समझी कि भैया टिकट चाहिए एन केन रखरेन हमें टिकट चाहिए। उन्हें नहीं मिला तो पिछली बार मुझे लगता है वो कांग्रेस या राष्ट्रवादी से लड़ना चाहते थे, नहीं मिला उन्हें टिकट, प्रहार उन्होंने से। प्रहार से लड़ा। यानी एक तरीके से हम कहते हैं निर्दलीय। प्रहार की टिकट तो थी अभी हाँ। भी। तो वो प्रहार की थी लेकिन अब उन्हें देखिए प्रहार का साथ क्यों छोड़ा। अगर हम एक उसको बहुत ये करें तो प्रहार का साथ छोड़ने का कहीं ना कहीं बच्चू कडू की जो छवि है हिंदुत्व को लेकर या इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं विरोधाभास की डैमेज हुई है। तो वो और अभी जो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में माहौल लोकसभा देख रहे हैं, चुनाव को लेकर। हाँ, और उसके बाद का जो माहौल देख रहे हैं एक हिंदू और एंटी हिंदुत्व के बीच में एक घमासान चल रहा है, चाहे वो अचलपुर का और उनका जो क्षेत्र वहाँ पे बहुत देखने को मिला जी, है। तो ये लगता है कि हो सकता है कि अब कैसा कई कहते हैं कि राजनीति के आने वाले भविष्यवाणियाँ देख लेते हैं और आने वाली मौसम का हाल समझ लेते हैं। तो हो सकता है कि यानी पटेल साहब उसके लेकर कहे होंगे। पर पटेल साहब के साथ भी विडम्बना है कि ये सीट ये जाति किसको है। मुझे लगता है ये किस चीज़ कहाँ जाती है, ये शिवसेना को जाती है कि बीजेपी को जाती है या राष्ट्रवादी लेती है। तो ये एक बड़े अभी असमंजस स्थिति है, इसलिए वो उस पर अभी कोई डिक्लेरेशन हुआ नहीं है। दरियापुर में सारे उम्मीदवार बाहरी है, स्थानिक उम्मीदवार नहीं है टिकट मांगने वाले। क्या स्थिति रहेगी दरियापुर में? नाही बाहरी उमेदवार म्हणजे जिल्ह्यातलेच उमेदवार आहे ना. नहीं, अभिजीत अड़सुल बाहर से आ रहे हैं, वो अशोक वानखड़े नाही, बाहर से है। अभिजित अडसूळ बाहेरचे आहेत. अभिजित अडसूळ तर तिथे लोकांनी आमदार बनवलं ना. हम्म, विषय 2024चा 2014चा 2000 आपण जेव्हा राजकारणाच्या संदर्भामध्ये जेव्हा खऱ्या अर्थाने चर्चा करतो तर अभिजित अडसूळ जसं आज जे काही लोक बाहेरचे मत असतील अभिजित अडसूळला तिथल्या उमेदवारांनी तिथल्या मतदारांनी आमदार बनवले. हो. प्रकाश भाटसाके तिथे लोकलचे कॅन्डिडेट होते ते आमदार राहिले, 25 वर्ष आमदार राहिले. या मागच्या निवडणुकीमध्ये काही काही बळवंतची वानखडे त्या ठिकाणी आमदार राहिले. सोलापूरचा माणूस येऊन इथे कोणी तिकीट एखादा कॅन्डिडेट असेल म्हणजे आमदार असून सुद्धा आपले इथे खासदार होते. त्यांना सुद्धा लोकांनी संधी दिली. आपण जुन्या राजकारणामध्ये गेलो तर नरसिंहराव पासून तर गुलाम आझाद नहीं, पर्यंत ये आपण सारी इतिहास पाहिला चीजें आपण. बाहर से उम्मीदवार जहाँ रिजर्व सीट होती है ना वहाँ करीब कोई बाहर से होते हैं, बाकी तो सब जगह लोकल भी है। कई बार उस कैटेगरी में उस लेवल में लोकल का आदमी बैठता नहीं है, इसलिए बाहर से अब आनंदराव जी अड़सुल भी यहाँ पे रहे, रिजर्व कैटेगरी कैसे करके आनंदराव अड़सुल जी को चांस नहीं रहती तो आनंदराव अड़सुल यहाँ के थोड़ी लड़ते। ओपन में कोई कहीं जाकर लड़ता है क्या? नाही हे कॅटेगरी मतलब बरं हा विषय कुठे येतो.
हा ठिकाणी ज्या ठिकाणी अनुसूचित जाती जमातीची स्थिती रिझर्व्ह होते त्या स्थिती विषय हाँ वही वही बोल रहा हूँ मैं. पण ट्रायबल एरियामध्ये मेळघाटामध्ये आपण असं पाहिलं का की कुठला उमेदवार आहे कोण त्या ठिकाणी उमेदवारी दिली पक्ष कुठलाही असेल महाविकास आघाडी असेल महायुती आघाडी असेल ज्या ठिकाणी रिझर्व्ह सीटचा विषय असतो त्या ठिकाणी हा विषय येतो म्हणजे कधी कधी आपण असंच पाहिलं की रामटेक मतदारसंघ सुद्धा रिझर्व्ह आहे जी. त्या ठिकाणी अनेक वेळा मुकुल वासनिकाचं सुद्धा हा. त्या ठिकाणी नाव चाललेलं आहे चाललं आहे नाव तिथे लड़े हैं उन्होंने भाई, मुकुल आणि रामटेक त्या से ठिकाणी ते लड़े हारे हैं वो 2000 अगर हम बात करें 9 की बात करें तो. म्हणजे ज्या ठिकाणी रिझर्व्ह मध्ये म्हणजे ज्या ठिकाणी रिझर्व्हचा विषय आहे, त्या ठिकाणी हा विषय येतोच परंतु आता जी परिस्थिती आहे आपण दर्यापूर मतदारसंघामध्ये आपण पाहतोय की दर्यापूर मतदारसंघामध्ये जे कुठले महाविकास आघाडीचे उमेदवार असतील महायुतीचे आघाडीतले महायुतीचे उमेदवार त्याच्याने अभिजित अडसूळ पण अभिजित अडसूळाने त्या ठिकाणी विजय संपादन केलेलं आहे विजय संपादन केलेलं आहे त्या ठिकाणी ते आमदार राहिलेले 5 वर्ष त्या ठिकाणचे आमदार होते बाकीच्या महाविकास आघाडीमधले जे लोक ज्या उमेदवारांनी त्या तिकीट मागितले त्या सगळे जिल्ह्यातलेच आहे त्याच्यातले 90% जे कार्यकर्ते पक्षाचे ते दर्यापूर विधानसभा मतदारसंघातले 1-2 कार्यकर्ते असेल ते अमरावती जिल्ह्यातले कुठले अमरावती इसमें बहुत स्पष्ट मुझे लगता है कि अमरावती में बहुत ज़्यादा पेच नहीं है सीटों का कांग्रेस की तरफ से. आप बताएं कि भाई एक वही डिक्लेयर नहीं लेकिन एक उम्मीदवार वहाँ पे है जो बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा देंगे और दूसरा विपक्ष जो महायुति के लिए वहाँ से सुलभाताई करीब करीब पूरी है. तो यहाँ मुझे नहीं लगता यहाँ किसी प्रकार का पेच लगता है. जगदीश गुप्ता कुछ असर डाल पाएगा सीटों पे यहाँ पे. देखिए 1995 के बाद से अगर हम बात करें अगर अमरावती की पर्टिकुलर बात करें तो अधिकतर आयातित उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया जी. चाहे हम वो सुनील देशमुख की बात करें वीके पाटिल की बात विखे करें. पाटिल की बात नहीं मैं अमरावती की बात कर रहा हूँ मैं पर्टिकुलरली 2 बार सुनील देशमुख को दिए एक जी. बार जीते एक बार वो हारे 10 साल वो हुआ तो फिर पिछली बार सुनील देशमुख हारे सुलभा जीती अब वही फिर से थोपा जा अरे जी. थोपा कह लो कि एक लादा तरीके से जा रहा है जब हम लादा बोल रहे थे जा आपने रहा है। लादा जा रहा है शब्द हाँ. पहले नहीं बोला लेकिन आप बोला नहीं लादा थोपा नहीं मैं थोप नहीं किया लादने नहीं थोपा ना क्योंकि वो जीते हुए हैं। अब ये कि इनके क्या फार्मूले बने हैं नहीं पता कि भाई जीते हुए कैंडिडेट को देना ही यानी ये है क्या ये फार्मूला क्या बना है इन पार्टियों के बीच में नहीं पता अगर वैसा बना होता या वैसा बना होगा तो फिर सुलभा को टिकट देना मजबूरी है जी. और मुझे लगता है कि अजीत पवार आग्रही होंगे क्योंकि जी. संजय खोड़के उनके बहुत घनिष्ठ सिपह सालार सिपह उनके सालार हाँ बहुत करीबी है बाएं हाथ जिसको बोलते हैं हाँ, तो हो सकता तो है. उनकी टिकट काटना ही कहीं ना कहीं युति यानी युति के ही अस्तित्व पे प्रश्नचिन्ह न हो जाएगा मुझे ऐसा लगता है कि या फिर हो सकता है कि भाई वो क्या बीजेपी से डील होती है बीजेपी क्योंकि इसमें चाहे कुछ भी कहे सीएम शिंदे साहब होगा लेकिन चल पूरी बीजेपी के लिए भारतीय जनता पार्टी इस पूरी युति को चला रही है ये सबको पता है तो इसमें कि अगर शिंदे की चल रही है शिंदे जो कहे क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि इतना बीजेपी उनको तवज्जो दे रही है हाँ वो सीएम फेस को लेकर चल रही है लेकिन सारा करता धरता बीजेपी की तरफ से हो रहा है ये दिख भी रहा है क्योंकि बीजेपी 99 सीट अपनी डिक्लेयर कर देती है और शिंदे साहब अब तक अपनी एक सीट डिक्लेयर नहीं कर पा रहे अजीत पवार ने डिक्लेयर कर पाए और शिंदे साहब नाराज कि मेरी 5 सीटें आपने ले ली है ये आ रही है बात तो कहीं ना कहीं बीजेपी अपना वर्चस्व बता रही है 160 सीटों पर लड़ रही है वो अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से चल रही है मुझे लगता है देवेंद्र भुयार अभी जो वर्तमान में आमदार है भाजपा भी यहाँ टिकट का दावा कर रही है. देवेंद्र भुयार है तो भाजपा की तरफ से दावा कितना उचित है अभी. तर काय मागल्या वर्षी त्यांनी भारतीय जनता पार्टीच्या कॅन्डिडेटला पराभूत करून ते विजयी झाले निर्दलीय होते थे देवेंद्र भुयार हाँ निर्दलीय थे और भी निर्दलीय नाही निर्दय झाली असेल तरी अनिल बोंडे डॉक्टर जे अनिल बोंडे आहे हे यांची विचारधारा सगळ्यांना माहीत आहे त्याच्यामुळे देवेंद्र भुयार मागच्या वेळेस निवडून आले त्या मतदारसंघातून आणि त्याच्यामुळे मग त्यांनी अजित पवार गटामध्ये त्याच्यानंतर त्यांनी प्रवेश केला आता ते मोर्शी वरुड मतदारसंघामध्ये क्लेम करत आहेत त्यांना तिकीट देणे न देणे हा पार्टीचा भाग आहे आणि या संदर्भामध्ये जी महायुतीची जे नेते मंडळी आहे ते त्या मोर्शी वरुड मतदारसंघामध्ये काय निर्णय घेते पण मी तुम्हाला पहिले सांगितलं की महाविकास आघाडी असेल किंवा महायुती असेल उमेदवारी मागण्याचा प्रत्येक कार्यकर्त्याचा आमदार आहे कार्यकर्त्याला प्रत्येकाला अधिकार है तो त्याचा आमदार होता है त्यांना सुद्धा तो अधिकार है. टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का अधिकार है लेकिन टिकट एक को ही मिलती ही है पार्टी के अधिकार क्षेत्र में और किसको टिकट देना किसको नहीं देना कौन पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है कौन मतदार संघ के लिए फ़ायदेमंद है कौन व्यक्तिगत फ़ायदा उठाता है कौन किसी नेता के साथ में फ़ायदेमंद है क्योंकि अक्सर हमने देखा कि कई नेता अपने साथ में रहने वाले लोगों को अपना एक गुट बनाने के लिए भी बहुत सारी
टिकटों का वाटअप होता है। अब ये तो वक्त बताएगा कि किस प्रकार टिकटों का बंटवारा होगा। शायद रात तक या कल सुबह तक सारी टिकटों का बंटवारा करीब करीब, क्योंकि बहुत कम समय हो रहा, जो कि टूटने फूटने की बात है, पार्टी फोड़ने की बात है, ये है वो अब बहुत आसान नहीं रह गया कि समय पे किसी के, क्योंकि जाएंगे कहाँ पे। तीन तीन पार्टियों ने अपनी युति बना के रखी। पहले कांग्रेस को नहीं मिलता तो राष्ट्रवादी की तरफ चल जाता था, सेना को नहीं मिलता तो बीजेपी की तरफ चल जाता। अभी सेना भी साथ में है, बीजेपी भी साथ में है। इन सब चीज़ों के लिए यदि टिकट नहीं मिलती तो दो पार्टी बढ़ती है, एक वंचित की तरफ और एक प्रहार की तरफ। प्रहार भी अपने बताया तो थे कि 280 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन 280 सीटों पर लड़ना कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये तो वक्त बताएगा। और इस चक्कर में कल भी हमने जैसा बताया कि महाराष्ट्र में ज़्यादा महत्वाकांक्षी बनने के चक्कर में बच्चू कडू कहीं अचलपुर में उसके साथ लोग घात ना कर बैठे, यह वक्त बताएगा। क्योंकि भले ही हम डमी उम्मीदवार का नाम, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई रणनीति काम कर रही है। जो विरोध है, यानी अभी समझो पावर में भारतीय जनता पार्टी है, तो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जो बच्चू कडू ने सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया, उनके साथ में युति थी, युति तोड़ी। साथ में लोकसभा चुनाव के समय भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सीधा खिलाफ में गया, तो शायद हो सकता है कि पार्टी उस बात से खपा हो और सबक सिखाना चाहती हो। इसलिए हो सकता है कि डमी उम्मीदवार का शब्द निकला, विद्रोह चला। अब ये वक्त और लोगों का मत, क्योंकि आखिर में सबसे बड़ा राजा मतदाता राजा होता है। वह क्या तय करता है कि किसे विधानसभा में भेजना, किसे विधानसभा में नहीं भेजना। आप देखते रहिए, सिटी न्यूज़ लगातार हमारे साथ में बने रहिए। हमने आज 8 विधानसभा और महायुति में देरी महाविकास आघाड़ी में बड़ी बड़ी पार्टियां, जो तीन तीन पार्टियां लेकर एक बड़ी पार्टी बनाए, इन सब में महाविकास और महायुति में जो टिकटों को लेकर घमासान मचा हो, वो जल्दी पूर्ण होना चाहिए। क्योंकि अब विरोध की जो भाषा है वो करीब करीब कम होती जा रही है। लोग कई जगह प्रिपेयर होते चल जा रहे हैं। जो यानी जो पेज था वो पार्टी के आपस में बंटवारा हो गया, लेकिन कहाँ किसको मिलेगा, इसके लिए पेज अभी फंसा पड़ा है। आप बने रहिए हमारे सिटी न्यूज़ के साथ में। और हमारा यह चैनल सिटी यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम सभी पर, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखता है। आप उसे फॉलो करें, लाइक करें, और सभी टीवी के प्लेटफॉर्म पर दिखता है। यदि नहीं दिखता है तो आप अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। आप हमारा यह चैनल वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। आप बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ में। आप आज हमारे साथ में जो थे संजय मापले और परिमल खाबिया, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी और एक अच्छा विश्लेषण आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, इसमें नीचे आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नमस्कार।